एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डिमांड के बारे में कि इकोनॉमिक्स में डिमांड किसे कहा जाता है। नॉर्मली ये चीज़ होती है कि जो बिजनेस होता है, अगर हम कहें कि कोई सक्सेसफुल बिजनेस है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी सेल्स के ऊपर। अगर किसी चीज़ की सेल्स ज़्यादा होंगी, ठीक है, उनके प्रोडक्ट की सेल्स ज़्यादा होंगी, तो इट मीन्स कि उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। मगर जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है सेल्स का, वो किसके साथ होता है? उसकी डिमांड के साथ। कि अगर हम करेक्टली एनालाइज कर पाए कि प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या है, अगर मैं करेक्टली एनालाइज कर सकूं कि अगर उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ेगी तो उसकी सेल्स भी बढ़ेगी। अब जानते हैं कि एक्चुअली ये डिमांड होती क्या है। तो इनके लिए नॉर्मली जो कुछ वर्ड्स होते हैं, अगर लेमन लैंग्वेज में कहें तो लोग कई बार डिमांड को नीड के साथ एसोसिएट करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि नीड होती क्या है। ठीक है, नीड होती है कोई बेसिक चीज जो हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कहूँ कि इस टाइम मुझे भूख लगी है और मुझे फूड चाहिए, तो जो फूड है वो मेरी क्या बन जाएगी? नीड बन जाएगी। ठीक है, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट हमारी टर्म थी नीड। सेकेंड हम टर्म समझते हैं जिसको लोग डिमांड के साथ जोड़ते हैं, दैट इज वांट। ठीक है, वांट को हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो हमारी नीड है, अगर हम उसके बेस पे अपनी चॉइसेस को डिस्क्राइब करें, दैट इज आर वांट। फॉर एग्जाम्पल हम यही एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने कहा कि मुझे भूख लगी है, तो नीड हो गई मेरी फूड। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, या तो मैं रोटी खा सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, या मैं नूडल्स खा सकती हूँ। मगर मेरी इस टाइम मैं चॉइस जो ऑप्शन चूज करना चाहती हूँ वो क्या है? नूडल्स। तो नूडल्स क्या है? मेरी वांट है। ठीक है, अब समझते हैं एक्चुअली डिमांड हमारी क्या है। कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स में हम डिमांड को क्या लेते हैं। ठीक है, सो डिमांड का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल कि हम यही जो डिमांड को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ, अगर इक्वेशन के साथ मैं इसको लेके चलूँ, तो सबसे पहले कहूँगी मेरी डिज़ायर। ठीक है, डिज़ायर मीन्स वांट। ठीक है, जो अभी हमने सोचा कि मैं कुछ चीज़ पाना चाहती हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की चॉइस है, वो चीज़ मैं चूज करना चाहती हूँ। ठीक है, प्लस एबिलिटी टू पे। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि भाई मुझे नूडल्स खाने हैं, ठीक है ना, तो मेरे पास उतने पैसे भी होने चाहिए। ठीक है, ओके, एबिलिटी टू पे मीन्स की परचेजिंग पावर जो है, मनी। अगर हम एबिलिटी टू पे की बात करें तो इसमें किसकी बात कर रहे हैं? मनी की, यानी कि परचेजिंग पावर की। ठीक है, कि आपके पास उतने पैसे होने चाहिए कि आप उस चीज को क्या कर सको? खरीद सको। प्लस और क्या चीज होनी चाहिए? दूसरी ये चीज होनी चाहिए विलिंगनेस टू स्पेंड। कि आपके पास, आपको डिजायर भी है, वांट भी है, और आप उस पैसे को खर्च भी करना चाहते हो, तो ही वो चीज डिमांड बनेगी, अदरवाइज वो चीज डिमांड नहीं बनेगी। सपोज करो कि अगर आज के दिन पे हम ये कहें कि हम जो कार है, ठीक है, सपोज करो मर्सिडीज कार की बात करते हैं, तो मर्सिडीज कार की हम जो डिमांड एनालाइज करेंगे तो हम किस बेस पे करेंगे? ऐसे कितने लोग हैं जिनको जो है मर्सिडीज कार चाहिए, प्लस कितने लोगों के पास उतना पैसा है जो वो कार पे स्पेंड कर सकते हैं, प्लस वो कार खरीदने के लिए इच्छुक हैं कि वो पैसा खर्च कर सके, दैट इज द विलिंगनेस टू स्पेंड। अगर इनमें से कोई चीज अवेलेबल नहीं होगी, ये तीन कंपोनेंट्स है, अगर इन तीन कंपोनेंट में से एक भी कंपोनेंट मिस हो गया तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। आपकी वांट है, आपके पास पैसे भी हैं, मगर आप उस पैसे को स्पेंड नहीं करना चाहते, तो वो आपकी डिमांड बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी। आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आप इच्छुक भी हैं और आप उस पैसे को खर्च भी करना चाहते हैं, तो ही वो चीज क्या कहलाएगी? डिमांड कहलाएगी। और इसी को कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव डिमांड। तो अब एकदम ब्रीफ में हम पढ़ते हैं, तो ये चीज क्या होती है, अब हम लिखते हैं। सो द डिमांड, डिमांड अगर हम इफेक्टिव की बात करें, सो डिमांड रेफर्स
टू दी क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर है यानी कि जो बायर है वो एक पर्टिकुलर नंबर की क्वांटिटी को क्या करेगा? परचेज करेगा। सो डिमांड्स रेफर्स टू दी क्वांटिटी द बायर, कौन खरीदना चाहता है? द बायर आर, अभी जो हमने समझा वही हम इसकी मीनिंग में डाल देंगे, आर विलिंग टू परचेज। ठीक है, क्या है? एक गिवन क्वांटिटी वो खरीदना चाहता है, ठीक है, और उसके पास वो उसको विलिंग है उस पे पैसे खर्च करने के लिए, एंड विलिंग टू परचेज एट अ गिवन प्राइस। ठीक है, एट अ गिवन प्राइस, जो प्राइस है उसी पे वो खरीदना चाहता है। ठीक है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे, उसी पे वो खरीदना चाहता है। एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास ऑप्शन है, मैं डिमांड एनालाइज कर रही हूँ, तो मेरे पास एक पेन है। ठीक है, इस पेन का जो प्राइस है से कि वो ₹50 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गिवन प्राइस हो गया। इस प्राइस पे वो कहता है कि भाई इस प्राइस पे मैं 5 पेन्स खरीदना चाहता हूँ। कितने पेन्स खरीदना चाहता हूँ? 5 पेन। सो गिवन प्राइस 50, गिवन क्वांटिटी ₹5। अगर मैं ये कह दूं कि इसके प्राइजेस, अगर वो इस प्राइस पे खरीदना चाहता है, अगर मैं कह दूं कि इसके जो प्राइजेस हैं वो ₹70 हो गए, तो भाई वो इस पे नहीं खरीदना चाहेगा, वो डिमांड इस प्राइस पे नहीं होगी। जो प्राइस उसने गिवन प्राइस था उसी पे वो खरीदना चाहेगा। इस प्राइस पे हम उसकी जो डिमांड है उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो दोबारा से समझते हैं। सो डिमांड इक्वल्स टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे, दैट इज द मनी और द परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। अब हम जानते हैं कि भाई हमारी जो डिमांड है, ठीक है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी जो चीज़ें होती हैं वो जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं। तो अब जानते हैं हम, क्या जानेंगे? डिटर्मिनेंट, कि कौन कौन से अगर से फैक्टर्स भी हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्या कर सकती हैं? डिमांड को अफेक्ट कर सकती हैं। तो फर्स्ट वन अगर हम यहाँ बात भी करें, अगर हम इसको अलग से हेडिंग भी दे दें कि डिमांड फंक्शन की। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन, अब इसको हम एनालाइज कर सकते हैं कि डिमांड कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है इसे। सो डिमांड, डी फॉर डिमांड, ठीक है, एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन। ठीक है, तो डिमांड जो है सबसे पहले जो चीज का प्रोडक्ट है उसी के प्राइस से इफेक्ट होगी। ठीक है, सो पी स्टैंड्स फॉर द प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी। ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी, बिल्कुल इफेक्ट होगी। नेक्स्ट वन, और किससे इफेक्ट होगी? अब हम इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो इफेक्टेड होती है। नेक्स्ट वन इज पी आर। अब पी आर क्या है? ठीक है, पी आर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो हमारे रिलेटेड गुड्स होते हैं वो दो गुड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, वो गुड्स जो एक दूसरे के बदले यूज की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ टी एंड कॉफी, ठीक है, ये एक दूसरे के बदले क्या कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है? हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो कौन सी गुड्स होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक कंप्लीट प्रोडक्ट को कंप्लीट करती हैं। ठीक है, यानी कि अगर इसमें से एक चीज अवेलेबल नहीं है तो चीज कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। फॉर एग्जाम्पल कार है, कार किसके बिना अधूरी है? पेट्रोल के बिना। ठीक है, ब्रेड किसके बिना अधूरा है? बटर के बिना। ठीक है, पेन किसके बिना अधूरा है? इंक के बिना। तो ये चीज़ें एक प्रोडक्ट को कंप्लीट बनाती हैं।
तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट गुड्स। तो हमें कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनके प्राइजेस भी किसको इफेक्ट करेंगे, डिमांड को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी चीज़ इफेक्ट करती है, नेक्स्ट वन इज वाई। अब वाई स्टैंड्स फॉर इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी इफेक्ट करेगी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये चीज़ ज़रूर इफेक्ट करेगी। डिटेल में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट वन इज, जो चीज़ इफेक्ट करेगी, एक्सपेक्टेशंस। ई स्टैंड्स फॉर, ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशंस कौन सी, एक्सपेक्टेशंस इज रिलेटेड टू द फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में आप क्या सोच रहे हो, किसी चीज़ के प्राइसेस बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, तो वो भी क्या करती है, डिमांड को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट वन स्टैंड्स फॉर टी। ठीक है, नाउ द टी स्टैंड्स फॉर द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। लोगों के किसी चीज़ को लेके टेस्ट कैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ को वो पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। तो ऐसे कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो ये थे डिटर्मिनेंट्स। अब हम इन डिटर्मिनेंट्स की एकदम डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये किस तरीके से हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमने फैक्टर पढ़ा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो गुड्स हैं, ठीक है ना, उसी के प्राइसेस क्या होंगे, सबसे पहले आपको अफेक्ट करेंगे। सो द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लेट्स से कि सपोज करो मैं कहती हूँ, ठीक है, किसी चीज़ के अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी चीज़ के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, कम, तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप लोग देख रहे हो कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, आप देख रहे हो कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है, दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, जब ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। तो जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनको कहा जाता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, किसके बीच में, प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में। ठीक है, लेट्स से कि सपोज करो कि आप ये पेन खरीद रहे हो, ठीक है, इस पेन का जो प्राइस है आज के दिन पे लेट्स से 5 है। इस टाइम आप इसकी 10 क्वांटिटीज परचेज करते हो। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि इसके जो प्राइसेस हैं हम बढ़ा के इसके प्राइसेस कर सकते हैं 20, तो इसकी जो डिमांड है लेट्स से वो रह जाएगी 5। ठीक है, आपने देखा जैसे ही प्राइस बढ़े डिमांड क्या हो गई, कम। ठीक है, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो सबसे पहले इफेक्ट करता है। अब लेते हैं दूसरी चीज। हमने जो दूसरी चीज की थी वो की थी प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ठीक है, जो हमने बात की थी, जो पहला हमारे पास ग्रुप था इसमें रिलेटेड गुड्स में, वो कौन सा था, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स हैं जो हमने कहा एक दूसरे के बदले हम यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी। अब देखते हैं कैसे ये किस तरीके से डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सपोज लेट्स से, ठीक है, आज जो टी है, ठीक है, उसका जो प्राइस है, अगर हम उसके किसकी बात करें, प्राइस की बात करें, ठीक है, तो उसका प्राइस आज है 50 रुपये। ओके, ठीक है, अगर हम इस प्राइस को क्या कर दें, बढ़ा दें, ठीक है, लेट्स से कि इसका जो प्राइस है वो हो गया 70 रुपये, तो लोग इस टी को नहीं पियेंगे। ठीक है, वो किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, वो कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब इसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर एक गुड के प्राइसेस बढ़ जाएं तो दूसरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर एक
गुड्स के प्राइसेस कम हो जाए तो दूसरे गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम। एग्जाम्पल अब इसका समझते हैं। लेट्स से कि भाई अगर यही जो टी है इसके प्राइसेस क्या हो जाए, कम हो जाए, 30 रुपये हो जाए, तो जो लोग कॉफ़ी पीते थे, ठीक है ना, वो अब क्या पीने लग जाएंगे, टी पीने लग जाएंगे। तो इस वजह से इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा अब इनके बीच में, ठीक है, दोनों ही जो एरोज हैं वो किस वे में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। अगर प्राइसेस बढ़ रहे तो डिमांड ऑफ द अदर प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीज। इफ द प्राइस फॉल्स ऑफ वन प्रोडक्ट देन द डिमांड फॉर द अनदर गुड ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, सो देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशनशिप। कैसा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसमें, प्राइस ऑफ वन गुड, यहाँ हम बात कर दें प्राइस ऑफ वन गुड एंड द डिमांड ऑफ अनदर गुड। ठीक है, टी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, कॉफी की, क्योंकि टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि उसके दाम बढ़ गए। अगर टी के प्राइसेस क्या हो जाए, कम, तो किसकी डिमांड कम हो जाएगी, कॉफी की, क्योंकि डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, टी की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड फैक्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमने लिखा था दैट इज वाई, दैट इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर हमने कहा डिमांड है ही क्या, इट इज द बैक्ड बाय द मनी, इट इज द एबिलिटी टू परचेज समथिंग। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मैं वो चीज़ खरीद सकती हूँ, नो। ठीक है, क्या वो मेरी डिमांड बनेगी, नहीं। ठीक है ना, तो हमारे पास इतनी मनी होनी चाहिए कि मैं वो चीज़ खरीद सकूं। तो इनके बीच में देखते हैं कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर सपोज करो कि अगर मेरी जो इनकम है, ठीक है, वो बढ़ जाए तो क्या होगी, जो डिमांड है किसी प्रोडक्ट की वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मेरी इनकम कम हो जाए, ठीक है ना, तो डिमांड भी क्या है, वो भी कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। आपने अभी रिसेंटली देखा, ठीक है, कि लॉकडाउन में, कोविड-19 में जहां लोगों के पास इनकम नहीं थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिए थे, अपने खर्चे भी कम कर दिए थे। बेसिक नीड्स के अलावा वो अपनी दूसरी ज़रूरतों के ऊपर पैसा नहीं खर्च किया करते थे। जैसे ही लोगों के पास इनकम ज़्यादा आती है तो डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो कोई पर्सन रिटायर हुआ है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे उसके पास ज़्यादा पैसे आते हैं, ठीक है, उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं, तो उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है। तो कुछ प्रोडक्ट जो पहले नहीं खरीदता उनकी डिमांड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो आप कहोगे कि इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फिर हमने किया था एक्सपेक्टेशंस। अब ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये किससे रिलेटेड है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड, कि फ्यूचर में किसी चीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उससे एट प्रेजेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। कैसे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हम ये लें कि किसी चीज़ के फ्यूचर में जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे से, ठीक है, तो एट प्रेजेंट, इसकी में किसकी बात करेंगे, एट प्रेजेंट उसी चीज़ की जो डिमांड है, ठीक है, वो आज के दिन में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, एट प्रेजेंट। अगर मैं ये कहूँ कि फ्यूचर में किसी चीज़ के जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे, तो एट प्रेजेंट वो उसकी जो डिमांड है वो की भी कम हो जाएगी। ठीक है, लोग सोचते हैं, अगर सोचो कि फ्यूचर में प्राइसेस क्या हो रहे हैं कम, तो वो लोग लेंगे कि अभी हम ये चीज़ क्यों खरीदें, जब सस्ती हो जाएगी उस टाइम खरीदेंगे। इस टाइम देखो विंटर सीजन चल रहा है, ख़त्म होने वाला है, तो जिन लोगों ने सीज़न के स्टार्टिंग में चीज़ें नहीं खरीदी थी क्योंकि उनको पता था कि प्राइजेस कम हो जाएंगे एंड ऑफ द सीज़न में, तब हम चीज़ें खरीदेंगे, तो उस टाइम उनकी डिमांड क्या थी, कम। सीज़न के एंड में जब उनको पता लगा कि इस चीज़ के जो प्राइजेस हैं वो हो जाते हैं कम, तो विंटर क्लोथ्स की इस टाइम डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, से अनियंस। ठीक है,
अनियंस जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम में बारिशों के बाद उनके जो प्राइजेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो लोग क्या सोचते हैं कि पहले ही वो चीज़ हम अपने पास स्टोर करके रख लें, तो एट प्रेजेंट में उस चीज़ की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। अब लेते हैं हम एक और फैक्टर जिसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा फैक्टर है दैट इज फिफ्थ वन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, टेस्ट हमने कहा था किसी चीज़ की लाइकिंग को डिसलाइकिंग को लेके, और प्रेफरेंस जो हम बताते हैं तो हम रैंकिंग बताते हैं कि अगर सपोज करो कि मेरे पास दो चीज़ें अवेलेबल हैं तो मैं किस चीज़ को खरीदना पसंद करूंगी और किसको चीज़ खरीदना नहीं पसंद करूंगी। तो ऑटोमेटिकली है कि जिन चीज़ों को लेके, ठीक है, लोगों का जो टेस्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रेफरेंस का लेते हैं कि सपोज करो आपके पास दो स्मार्टफोन्स के ऑप्शन हैं, एक एप्पल है एक सैमसंग है, बट काफ़ी लोगों को जो एक स्टेटस सिंबल के साथ वो जोड़ते हैं वो एप्पल को जोड़ते हैं। चाहे सैमसंग में कितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हों, वो कहेंगे कि भाई मुझे तो हर हाल में एप्पल का ही फ़ोन चाहिए, तो ऑटोमेटिकली एप्पल फ़ोन की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर उनको लग रहा है कि आप लोग जैसे अभी देख रहे हो कि लोगों का जो टेस्ट है, ठीक है, अगर वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ ट्रेंड में चल रही है, किस चीज़ में चल रही है, ट्रेंड में चल रही है, तो उनका टेस्ट उस चीज़ से रिलेटेड बढ़ जाता है, तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे डिमांड की फंक्शंस के। आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया हो। आज हमने पढ़ा डिमांड के बारे में, डिमांड फंक्शंस के बारे में, डिटर्मिनेंट्स के बारे में कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो आई होप कि ये आपके लिए एक नॉलेजेबल सेक्शन होगा। होप सो यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।